हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। आज मैं क्लास 10th का हिंदी व्याकरण को वन शॉट में ख़त्म करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके कल के हिंदी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये तो हम सभी जानते हैं। स्वर वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई और व्यंजन वर्ण क ख ग इत्यादि आते हैं। लेकिन मैट्रिक परीक्षाओं में इसके उच्चारण स्थान अक्सर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो हम उन्हें देखेंगे आज। उच्चारण स्थानों में मुख्य रूप से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आते हैं। इसके अलावा भी कई उच्चारण स्थान हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो पूछे नहीं जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले। कंठ में हमारे आ जाते हैं कवर्ग, विसर्ग, अ और आ। कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ इत्यादि आते हैं। अंगो नहीं आता है, सिर्फ क, ख, ग, घ आता है। विसर्ग जो है, विसर्ग जितने भी शब्दों के साथ बोला जाएगा वो सब कंठ से बोला जाएगा। और अ और आ, ये दो चीज़ आपको याद रखना है स्वर वर्ण में। आगे देखते हैं तालु। तालु में चवर्ग आता है और हर्षई, दीर्घई, यो और स्व आता है। ये तालव्य स्व है, तो आप याद रख लेंगे, ये तालु से बोला जाता है इसलिए तालव्य स्व। तो ये हो गया हमारा, और ये चवर्ग तो आपको याद रह ही जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं मूर्धा। मूर्धा में री, रॉ, सौ और टवर्ग। ये टवर्ग आप याद रख लेंगे और ये तीन शब्द आपको रटना होगा। आगे देखते हैं दंत से तवर्ग और लौ और दंत सौ। ये दंत सौ भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि दंत सौ दांत ये दोनों एक सेम जैसा लगता है। और मूर्धा में भी ये मूर्धन्य सौ है, ये यहाँ पे मूर्धन्य सौ और मूर्धा ये सेम लगता है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। आगे देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ में हर्षऊ, दीर्घऊ और पवर्ग, यानी कि प, फ, ब, भ, म, ये सब जो है ओष्ठ से बोला जाएगा। तो इसका ट्रिक ये है कि कंठ से कवर्ग, तालु से तवर्ग, मूर्धा से टवर्ग, दंत से तवर्ग और ओष्ठ से पवर्ग। इसका आपको क्रम याद रखना होगा। जैसे क ख ग घ के बाद च छ ज झ आता है और कंठ के बाद तालु। इस तरह से आप याद रखेंगे एक निश्चित क्रम से, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से आप याद रख लेंगे। तो ये कवर्ग, तवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस तरह से आपको याद होगा। और ये जो दो तीन और हैं ओ आ, ये सब आपको रटने होंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम में नोट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और याद करते रहिए। किसी व्यक्ति, आगे संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे है हमारा संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो इनके भेदों में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो एग्ज़ाम में हमारा बेसिकली मतलब एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, परिभाषा लिखने को कम ही दिया जाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी खास चीज़ का नाम होगा, जैसे कि राम, ताजमहल, ये सब किसी खास जगह का नाम है, पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जब हम किसी पूरी जाति का नाम लेते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, इसमें पूरी जाति का नाम आ जाता है, तो ये हो जाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में भीड़, जत्था, झुंड, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के जमा होने की बात हो, तो वो आ जाता है समूहवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में बचपन, बुढ़ापा, गुस्सा, ये सब चीज़ आता है। तो मतलब हमारे मन की जो भी बातें होती हैं वो सब भाववाचक संज्ञा है। आगे है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में तेल, घी, चावल, यानी कि जिन चीज़ों को तौला जा सके वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। आप नोट कर सकते हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी का खास आदमी का नाम, जब एक बार नाम लेने से पता चल जाए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
जब पूरी जाति के बारे में बोल रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया, जैसे आदमी, घोड़ा, कुत्ता, जानवर, ये सब। आगे समूहवाचक संज्ञा है, जब बहुत सारे चीज़ों के इकट्ठा होने की बात हो तब समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि भीड़, झुंड, ये सब। भाववाचक संज्ञा यानी कि हमारे भाव और मन की बात की जाए, बचपन, बुढ़ापा, गुस्सा, ये सब चीज़ जो हमारे मन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जिनको तौला जा सके, तेल, घी, चावल, कोई भी सामान। आगे देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम हमारा है संज्ञा के बदले आने वाला शब्द, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो ये भेद तो आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ कलर, इसे हाईलाइट करने में ठीक रहेगा थोड़ा सा। तो प्रथम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, ये संज्ञा के बदले कैसे आ रहा है ये देखेंगे आप लोग। जैसे किसी का नाम लिया गया, उसके बदले हम बोलेंगे राम आ रहा है, उसके बदले हम बोलेंगे वह आ रहा है। तो वह जो है राम के बदले आया तो वो हो गया सर्वनाम। वैसे ही मैं, यानी कि अपना नाम न लेकर मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, मुझे, मुझको, ये सब सर्वनाम आता है। तो अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आ जाता है तुम, आप, तुम्हें, यानी कि मैं जब अपनी बात ना करके दूसरों की बात करूँगा तो ये मध्यम पुरुष होगा। और जब दो लोग किसी तीसरे की बात करेंगे, जैसे कि यह, वह, वे, ये सब जो होगा वो अन्य पुरुष होगा। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद खत्म होते हैं। आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ निश्चित है, जैसे कि वो आज होगा, ये चीज़ आज होगा, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, आज, कल, ये सब। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा है जिसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं होता है, जैसे कि देखते हैं कोई, कुछ, कभी। इसमें हम निश्चित चीज़ों की बात नहीं करते हैं। कोई आदमी आया तो निश्चित नहीं है कि कौन आया। आगे देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, यानी कि दो शब्दों को जो जोड़ता है। दो शब्दों को कैसे जोड़ता है ये देखते हैं हम। जो आदमी आया उसने ये काम किया, तो यहाँ पे जो और ये काम किया और जो आदमी आया, इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है जो। अगला देखेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में है क्या, कैसे, क्यों, जो भी क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम हमारा है स्वयं, मेरा, खुद, यानी कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं, ये भी एक तरह से प्रथम पुरुष की तरह है। यहाँ जैसे प्रथम पुरुष में देखते हैं हम, मुझे, मुझको, ये दोनों एक जैसा लगता है। खैर आपको पूछा नहीं जाएगा, सीधा से पूछा जाएगा सर्वनाम कौन है, तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे सर्वनाम। आगे देखेंगे विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह विशेषण कहलाता है। तो इसके 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें हम किसी का गुण बताते हैं, वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये गोल है, लंबा है, किसी सामान के बारे में बताते हैं। या फिर किसी के स्वाद के बारे में बताते हैं कि मीठा है, खट्टा है, रंग के बारे में बताते हैं, ये सब हुआ गुण उसका। तो ऐसे विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में ज़्यादा, कम, बहुत, थोड़ा, यानी कि किसी चीज़ का वजन जब बताते हैं तो वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी 2 भेद बताए गए हैं। निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि 1 किलो, 1 लीटर, जब पता चलता है कि कितना वजन है। और अनिश्चित परिमाण में इतना, उतना, ज़्यादा, कम, ये सब चीज़ें जिसमें वजन पता नहीं चलता है, तो ये होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। खैर आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, परिभाषा से कोई ज़रूरत है नहीं। संख्यावाचक विशेषण अगला देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण में किसी समूह का संख्या बताया जाता है। जैसे समूहवाचक एक संज्ञा है और उस संज्ञा की विशेषता ये बता रहा है संख्यावाचक, यानी कि समूह में 2 लोग खड़े थे या 10 लोग खड़े थे, इस तरह से। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण भी सर्वनाम के जैसा ही है। अगर आपको कोई शब्द पूछा जाए कि ये कौन सा सर्वनाम है, तब आप यह वह को सर्वनाम बताएंगे, इसमें से कौन सर्वनाम है। और यदि पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन विशेषण है, उसमें भी ये सब आ सकता है।
तो इसमें यह वह कौन ये सब विशेषण हो जाएगा। जिन जिन शब्दों को आपने सर्वनाम याद किया था अगर पूछा जाएगा तो वो विशेषण भी होगा। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरा लाल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ये सब इसमें जो है बहुत, ये है प्रविशेषण। गहरा, यह है प्रविशेषण। इस तरह से हमारा प्रविशेषण है। अर्थात जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, लाल पहले से ही विशेषण था और इसकी विशेषता बताता है गहरा लाल, बहुत अच्छा आदि। ये सब बहुत जो है या गहरा जो है ये प्रविशेषण हुआ। आगे हमारा कारक है। तो इसके 8 भेद हैं। इसमें हमको मुख्य रूप से इसका चिन्ह याद करना पड़ेगा, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा कारक है। तो कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। तो जब हम बोलते हैं राम जाता है, यानी कि हमको पता चलता है कि काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे राम कर्ता होता है। और जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, रावण को, तो यहाँ पर रावण कर्म होता है। उसने आम खाया, तो क्या खाया, आम। इसमें उसने हो गया कर्ता और जो खाया वो हो गया कर्म, यानी कि इस पे क्रिया का फल पड़ रहा है, वो कर्म कारक। आगे देखते हैं करण कारक, जिस चीज़ से काम किया जाए उसको करण कारक। जैसे कि वह कलम से लिखता है, तो कलम हो गया करण कारक, क्योंकि कलम में ये से चिन्ह आ गया है। आप ये चिन्ह याद रखेंगे तो अपने आप आपको याद रहेगा। ये देखिए, ये हमारा से चिन्ह है जो लाठी के साथ आया है। तो जिस चीज़ से काम किया जाए उसके साथ ये से चिन्ह होता है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा चिन्ह अगर याद रखेंगे तो, और नहीं तो सेंटेंस समझिए तो भी याद हो जाएगा आपको। संप्रदान का चिन्ह है के लिए, तो उसने मेरे लिए कलम लाया। तो किसी के लिए जब कोई काम किया जाएगा तो वो संप्रदान कारक होगा, तो यहाँ पे लिए चिन्ह आ जाएगा संप्रदान कारक। और अपादान कारक, देखिए आप करण में भी से था और अपादान में भी, करण में देखिए यहाँ पे से है और अपादान में भी आगे से होगा। यहाँ पे ये दोनों एक जैसा लग रहा है लेकिन एक जैसा है नहीं, इसमें किसी चीज़ से काम किया गया है, जबकि यहाँ पे से काम करने के लिए नहीं है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, यहाँ पे से इस अर्थ में यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो। और संबंध का चिन्ह है का के की, राम का घर दूर है, वह श्याम का घर है, यह राधा की कलम है, इस तरह से होता है। तो किसी से जब संबंध जोड़ा जाए कि उसका है उसकी है तो संबंध कारक। और अधिकरण कारक क्या होता है, जब किसी चीज़ पर बैठे हों, खड़े हों, मतलब जो आधार होता है किसी चीज़ का, यानी कि जिस पर खड़ा होता है, बैठा जा सकता है, ये सब चीज़ अधिकरण होता है। जैसे कि वह छत पर बैठा है, वह गाड़ी पर बैठा है, इस तरह से। ये पर जो है, में और पर, ये चिन्ह आप याद रखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा अधिकरण कारक। और संबोधन का हे हो अरे, जैसे हम बोलते हैं हे भगवान बचा लो, एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे आजकल ज़्यादा बोलते हैं हे भगवान बचा लो। तो ये हे चिन्ह के बाद ये जो आता है ये एक्सक्लामेशन मार्क है, इस तरह से नीचे एक बिंदी, एक लाइन के नीचे एक बिंदी डाला जाता है, ये है ये चिन्ह, हे भगवान बचा लो। इसमें हे हो अरे जो कह के हम किसी को पुकारते हैं, ये चीज़ हो जाता है संबोधन। आगे देखेंगे संधि। तो संधि के 3 भेद हैं यहाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अकेले 5 भेद हैं, ये आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप हमारे साथ समझते जाइए। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होता है, जब दो स्वर, जैसे ही स्वर संधि है तो यहाँ पे जो भी होगा वो स्वर के साथ होगा, व्यंजन का कोई चर्चा यहाँ नहीं होगा। दो स्वर आपस में जुड़े और कोई मजबूत स्वर बनाए, अ, हर्षई और हर्षऊ, आ नहीं, आ मिस्टेक से लिखा गया है यहाँ पे, ओ हर्षई और हर्षऊ ये हैं हर्ष स्वर, और ये आ दीर्घई और दीर्घऊ ये हैं दीर्घ स्वर। यानी कि ये ओ हर्षई और हर्षऊ ये तीनों आपस में जुड़ते हैं और आ दीर्घई और दीर्घऊ बनाते हैं।
इन तीनों के जुड़ने से ही ये बनता है। इस तरह से आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे इसका, अगर ये याद नहीं हो पाता है तो ये होता है धर्मात्मा जैसे कि है, तो इसका होता है धर्म जोड़ आत्मा। यहाँ पे मो के बाद अ है, ये हर एक वर्ण के लास्ट में अ होता है जुड़ा हुआ। अगर मो में अ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो इस तरह से लिखाएगा मो हलंत प्लस अ जब होता है तब ये बनता है मो। तो हर एक वर्ण जो है उसके लास्ट में अ जरूर है। यहाँ पे धर्म है, इसके लास्ट में अ है, और फिर यहाँ पे आ है, तो अ जोड़ आ जुड़ता है यहाँ पे, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। गिरी जोड़ ईस, यहाँ भी हर्षीकार है, यानी कि हर्षई जो दीर्घई जुड़ के यहाँ पे दीर्घिकार बनता है। ये देखिए ये दीर्घिकार है, रौ दीर्घिकार। इसको छोटा करते हैं पेन को, बार बार यहाँ समस्या है। गिरी जोड़ ईस, यहाँ पे देखिए दीर्घिकार होता है, और यहाँ पे जो है हमारा हर्षीकार प्लस दीर्घिकार मिलके दीर्घिकार बनता है। हर्षई प्लस दीर्घई, हर्षई प्लस हर्षई या हर्षई प्लस दीर्घई मिलके दीर्घई बनता है। यानी कि आ दीर्घई और दीर्घऊ जहाँ पे बने इन तीनों से, तो हम समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। आप ये तीनों एग्जाम्पल याद कर लीजिए। गुण संधि हम देखेंगे, यहाँ पे ओ आ के बाद हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ और री आए तो ए ओ और अर हो जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। रो के बाद ओ है, और जोड़ इंद्र बराबर नरेंद्र हो जाता है। हमने पहले बताया था कि हर एक वर्ण के व्यंजन वर्ण के लास्ट में ओ होता है। यहाँ पे ओ जोड़ हर्षई मिलके ए बन जाता है। आगे है रमा जोड़ ईस, आ जोड़ हर्षई मिलके भी एक आर बन जाता है। ऐसा होने पर आप गुण संधि मानेंगे। आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि जब भी वृद्धि संधि हम देखेंगे, ए और ओ से ओ और औ बनेगा, ठीक है। देखिए सदा जोड़ ए है, तो आ जोड़ ए मिलके अ बन गया है। फिर यहाँ पे एक जोड़ एक है, यहाँ पे भी अ और ए मिलके अ बन गया है। आप इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल जरूर से एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके पूछने के चांसेस रहते हैं। आगे देखेंगे यन संधि। यन संधि का एग्जाम्पल है यदि जोड़ अपि, यहाँ पे भी हर्षई जोड़ अ, यानी कि यद्यपि। प्रति जोड़ एक, यानी कि हर्षई जोड़ ए मिलके प्रत्येक बन जाता है। एग्जाम्पल, इसका परिभाषा क्या है? हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री के बाद हर्षई से यो दीर्घऊ से वो और री से रो बन जाता है। इसको आप नहीं देखेंगे। हर्षई दीर्घई और हर्षऊ दीर्घऊ री के बाद हर्षई से यो हर्षऊ से वो और री से रो हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? जैसे हर्षई और ओ मिलने से यो बन गया। प्रति जोड़ एक, हर्षई जोड़ ए मिलके यो प्रत्येक। पितरी जोड़ आदेश, यहाँ पर री और आ मिलके पित्रादेश त्रो बन गया। इस तरह से आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे। एग्जाम्पल आप तीनों नोट कर लें। अनु जोड़ एसन बराबर अन्वेषण। आगे देखेंगे अयाधि संधि। ए अ ओ के बाद स्वर आए तो ए का अ हो जाता है, ओ का अब हो जाता है तथा औ का आव हो जाता है। इसका उदाहरण हम समझेंगे। ने जोड़ अन बराबर नयन, पो जोड़ इत्र बराबर पवित्र। आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे और इसको नोट करके 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा व्यंजन संधि। ये स्वर संधि के भेद थे जो अभी खत्म हुए हैं। अगला है हमारा व्यंजन संधि। यदि दो वर्णों की संधि का पहला वर्ण व्यंजन हो, पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए, दूसरा स्वर हो या व्यंजन हो उससे मतलब नहीं है। ये पहला वर्ण जो है ये व्यंजन होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे वाक को जो है व्यंजन है, इसके लास्ट में देखिए हलंत है। हलंत है यानी कि इसके बाद ओ नहीं आया है, तो ये हो गया व्यंजन। और जब भी पूरा क लिखा हुआ रहे इस तरह से तो ये व्यंजन नहीं है इसके संधि में। जब ये आएगा हलंत तभी ये व्यंजन माना जाएगा।
तो वाक जोड़ ईस बराबर वागीस, दिक्क जोड़ गज बराबर दिग्गज। इस तरह से आप याद रख लेंगे इसको। आगे देखेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जो है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर वह विसर्ग संधि कहलाता है। यानी कि तपह जोड़ वन बराबर तपोवन, निह जोड़ अंतर बराबर निरंतर, मनः जोड़ ताप बराबर मनस्ताप। इस तरह से आप देखेंगे विसर्ग के साथ जुड़ रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। इसका आप परिभाषा याद रख लेंगे, और परिभाषा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लेंगे। इस तरह का अगर आपको शब्द मिलेगा तो आप बिल्कुल सही मारिएगा अगर एग्जाम्पल याद रहेगा तो, क्योंकि शब्द एक जैसा होता है, पता चल जाता है। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। आप वीडियो पूरी देखिए और संधि थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसका एग्जाम्पल, ताकि जाए तो एग्ज़ाम में काम आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो, और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।